अब जो आगे पुस्तक छपेगी उसमें प्रयास रहेगा उनकी लगभग सभी रचनाएं उसमें सम्मिलित हो। और अब की बार हम जून में पूरा प्रयास करेंगे कि उनके नाम से एक प्रोग्राम हो, कोई स्थल हो जहाँ उनकी प्रतिमा हो या कोई स्वागत द्वार हो उनके नाम से। मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का हुआ कि जगदीश चंद्र जी के इतने करीबी, जगदीश चंद्र जी को अपने गुरु के समान मानने वाले, वही जगदीश जी की छाप काट रहे हैं। अगर आप एक ही कवि को पढ़ोगे ना तो आप उसी को सर्वोत्तम मानोगे। रागनियों की खास बात यही है कि इसमें हर शब्द, हर लाइन को आप अपने अंदर एक भाव कर सकते हो कि यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है। कुछ ना कुछ हर एक कवि दे के गया है। बिल्कुल जी, किसी ने किसी रूप में दिया है, किसी ने किसी रूप में दिया है। राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। कवि गुणीजनों की तलाश में आज फिर हम यहाँ पहुंचे हैं गांव बुआना जींद। और यहाँ पंडित जगदीश चंद्र वत्स ऐचरा निवासी, उनकी रिश्तेदारी थी, उनका एक दूसरा परिवार यहाँ रह रहा है। उसी परिवार से हमारे युवा साथी भाई सचिन भारद्वाज जी आज हमारे साथ बैठे हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारी इस अंतिम सांस ले रही कवियों की रचनाओं को और हमारी हरियाणवी संस्कृति को जन जागृति तक लेके जाने का, मैं बोलूँगा, अथक प्रयास ये कर रहे हैं। और युवा शक्ति जब इसमें जुड़ेगी तो इसको और बल मिलेगा। और हमारा भी एक ये प्रयास है कि इन सब चीज़ों को जितना हो सके समय अनुसार डॉक्यूमेंट करके यथासंभव और यथारूप में लोगों के समक्ष लाया जाए। और इसी प्रयास में आज भाई सचिन भारद्वाज जी से साक्षात्कार करेंगे। इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष हैं और किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, ये सब बात आज इनसे जानेंगे। सचिन भाई राम राम। राम राम भाई साहब, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। अपना थोड़ा सा परिचय दे दो जी, और किस प्रकार से बुआना का जो ये परिवार है पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी से जुड़ा हुआ है, इसका एक संक्षिप्त सा परिचय दो दर्शकों को। मेरा नाम सचिन भारद्वाज है, गांव बुआना, जिला जींद। जो पंडित जगदीश चंद्र वत्स हुए हैं वो मेरे दादाजी की बुआ के लड़के थे और उनका हमारे घर में बहुत आना जाना होता था। तो यहाँ पंडित जी आते रहे हैं? हाँ जी। आपने देखे भी हैं जी? नहीं जी, मैंने नहीं देखे जी। जब वो गुजरे, मेरे पैदा होने से पहले ही वो गुजर चुके थे। अच्छा, ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा है कि उन्हें देख पाऊं। अच्छा, आपका कब जन्म हुआ जी, कौन से साल में? मेरा जन्म 1997 में हुआ था जी। अच्छा। और उनकी मृत्यु भी 1997 में हुई थी। लेकिन वो मेरे जन्म से पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। अच्छा अच्छा जी। तो आपसे पहले भी ये परिवार जो है प्रयासरत रहा है? बिल्कुल जी, पंडित की रचनाओं को लेकर काफी सजग रहा है। हाँ जी, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनकी रचनाओं का जैसे उर्दू में थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके उनकी पुस्तकें छपवाई और उनका आगे प्रचार प्रसार किया। और ज्ञान सागर नाम की जो पुस्तक है, हाँ जी, वो यही इसी परिवार की उपज है। हाँ जी, मेरे दादाजी बनारसी दास शर्मा जी ने जो जगदीश जी का साहित्य था वो ज्यादातर उर्दू में लिखा हुआ था, पंडित जगदीश जी के द्वारा स्वयं अपने हाथों से। ये उनकी हस्तलिपि में था? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दादाजी ने वो सारा किसी से खुद या किसी और से हिंदी में सारे का अनुवाद करा के, क्योंकि वो तो उनकी बुआ जी के लड़के थे मेरे दादाजी, तो वो उन्हें बहुत नजदीक से जानते भी थे। तो उनका जो जीवन परिचय रहा, जो शुरू से लेकर और मृत्यु तक जो उनके जीवन का सफर रहा, उनका वो जीवन परिचय और उनका साहित्य ज्ञान सागर नामक पुस्तक में एकत्रित किया और फिर उसको
छपवाया जी। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा बता पाओगे? ये जो आप बता रहे हो कि पहले तो उसको ट्रांसलेट कराया गया हाँ जी। और ट्रांसलेट करके फिर इधर उधर तभी कुछ बात मिली होंगी जो उनकी लिखित नहीं थी और किसी के पास भी गए होंगे, तो बिल्कुल। कितना सफर और किस किस के पास से संग्रह हो पाया है ये सारा, इसकी जानकारी दे पाओगे? जी बिल्कुल। जैसे उनकी ना बहुत सारी रचनाएं, लगभग 90% उनकी रचनाएं खुद उनके द्वारा लिखी हुई थी। लेकिन जगदीश जी की कुछ ऐसी रचनाएं थी जो उन्होंने एक बार कहीं सुना दी या गा दी तो दोबारा वो गाई नहीं। कुछ उनके शिष्य थे जो उसी चीज को लिखते थे, जो उनके साथ रहते थे। इसमें गीताराम शर्मा जी बुटाना से हैं, बड़ा प्रयासरत हैं जी वो आज भी। उन्होंने भी अपने हाथों से जगदीश जी के सारा साहित्य लिखा है। और बिचपड़ी से थे रामचंद्र जी, वो भी उनके शिष्य थे, उनके पास भी उनका साहित्य लिखा हुआ था। तो मेरे दादाजी ने, और जो जगदीश जी के बेटे थे जो आर शर्मा जी, उनके पास भी जगदीश जी का साहित्य था। अच्छा। तो वो सारा साहित्य एकत्रित करके, जो उर्दू में था, हिंदी में था, सबको एक हिंदी में करके उसको छपवाया गया। अच्छा, तो इसमें कितना समय लग गया जी टोटल इकट्ठा करने में ये सारी चीज? ये समय इसको जी 4 से 5 साल लगे जी इसमें। अच्छा। जो पहली पुस्तक थी वो 2002 में छपवाई थी, ज्ञान सागर। और उसमें भी सारी रागनियां एक पुस्तक में नहीं समा पाई। अच्छा। क्योंकि कुछ रागनियां ऐसी थी जो उस पुस्तक में छप गई और कुछ ऐसी थी जो उसमें उस टाइम नहीं छप पाई। क्योंकि पुस्तक उस समय 1000 पेज से ज्यादा हो गई, उससे बड़ी पुस्तक नहीं हो सकती थी। उसके बाद फिर एक और पुस्तक छपवाई जिसमें उनकी फुटकल रागनियां थी, जिन्हें आप उपदेशक भजन या नीतिगत बात कह सकते थे। उस पुस्तक में भी सारी रागनियां नहीं आ पाई, उसके भी लिमिटेशन थी। हाँ जी। उसके बाद एक पुस्तक और छपी जिसका नाम ज्ञान सागर दूसरा भाग था। उसमें उनके 47 किस्से पूरे के पूरे छापे गए। लेकिन अभी भी कुछ उनकी ऐसी रागनियां हैं जो इस पुस्तक में भी नहीं आई पाई। अब जो आगे पुस्तक छपेगी उसमें प्रयास रहेगा उनकी लगभग सभी रचनाएं उसमें सम्मिलित हो। अच्छा, 2 संस्करण तो इसके बड़े वाले आ लिए पुस्तक के अभी हाँ तक? जी, अब तीसरा फिर आएगा जी। तीसरा संस्करण अभी प्रक्रिया में है? हाँ जी। तो इसमें कितना समय मान के चले जी? क्यों कई आदमी हैं जो लिखित रूप में चाह रहे हैं कि भाई पंडित जी की रचना उनके पास पहुंचे। अब जो पंडित गीताराम जी लिख रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने अपना रजिस्टर में कर रखा है वो सारा काम। हाँ जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी। और एक पुस्तक रूप में ही उन्होंने लिख रखा है, वो इंडेक्स बना के उसका पूरा, भाई कौन से पेज पे क्या चीज है, कौन सा किस्सा किस पेज पे है, या फिर भजना की तो एक मेरे पास भी वो स्कैन कर रखी है उनकी लिखी हुई, वो भी अगर किसी को चाहिए, सिर्फ भजन है उसमें, उपदेशक भजन, वो भी संपर्क कर सके है। और अभी आप बोल रहे हो कि भाई पुस्तक रूप में भी वो चीज आ रही है, अभी तीसरा संस्करण जो उसका होगा, तो इसमें तीसरे संस्करण में कुछ नई बात भी आऊंगी, आप ऐसा बता रहे हो? हाँ जी। और उसके साथ साथ जो पिछली बात थी सारी, जो पिछली बात थी, प्रिंटिंग में छापने में कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ अशुद्धियां रहेगी, शब्द की अशुद्धि रह गई, या कोई शब्द नहीं छप पाया, या किसी रागनी की कोई टेक का कोई शब्द नहीं छप पाया, तो वो अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखा जाएगा और कुछ नई रागनियों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जो शुद्धिकरण उसका हो रहा है जी, हाँ जी, उसका रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो आप? जो उनके शिष्य हुए हैं गीताराम जी और मेरे दादाजी हैं जो जगदीश जियों की मामा जी के लड़के हैं, तो वो उनके साथ रहे हैं, उन्हें उनकी सारी उस किस्सों का रागनियों का पता है। और कुछ जगदीश जी की, अब मुझे पिछले साल जगदीश जी की जितनी भी हाथ से लिखी हुई थी, उर्दू की और हिंदी की जितनी भी उनके साहित्य था लिखा हुआ, वो सब मुझे मिला। वो जगदीश जी के पुराने घर में रखा हुआ था एक संदूक में। तो जगदीश जी के जो पोते हैं सुरेंद्र वत्स जी, उन्होंने मुझे उनका वो सारा साहित्य दे दिया। जब उसमें से कुछ रागनियों को मिलाया गया तो कुछ अशुद्धियां थी, उनको भी अब शुद्ध कराया जाएगा। अच्छा, अब जो मतलब तीसरा संस्करण होगा उसमें शुद्धि भी होंगी? हाँ जी। और जो बची हुई बात है वो भी होंगी, वो भी उसमें रलाका होंगी? हाँ जी। और जगदीश जी का जितना भी साहित्य है, वो सभी का सभी साहित्य मेरे पास जगदीश जी द्वारा खुद लिखा हुआ उर्दू में भी है और हिंदी में भी है।
अच्छा, कुछ रचना हिंदी में भी लिख रखी है उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, तो जो भी नया संस्करण आ रहा है जी, हाँ जी। उसमें ये अपना रागनी हाँ जी। और नीति भजन हाँ जी। सारे मिला के एक लमसम सा ये बता पाओगे कि भाई कितनी रचना अभी उसमें प्रकाशित होने जा रही है तीसरे संस्करण में? उसमें जी उनके 47 तो किस्से हैं जी। पहले 45 थे। नहीं, पहले 47 थे, लेकिन कुछ किस्सों की कुछ रागनियां नहीं थी। अच्छा, अब वो भी उनमें शामिल कर दी जाएंगी। ठीक है। और लगभग 400 के करीब उनके नीतिगत उपदेशात्मक भजन। हाँ, वो ये सारी रागनियां, मतलब कहने का मतलब है जगदीश जी का जितना भी साहित्य है वो एक पुस्तक में आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब पहले जो 2 संस्करण आए हैं। हाँ जी, ये उनमें अलग अलग था। अच्छा, एक किताब में किस्से थे, हाँ, पूरे के पूरे किस्से, और एक किताब में फुटकल रागनियां, फुटकल भजन थे। अच्छा, ये 2 अलग अलग हाँ थी जी, पुस्तक। अब दोनों को एक किया जाएगा। अच्छा, मतलब वो एक मोटा ग्रंथ हाँ जी। आओगे शायद। हाँ जी। ठीक है, तो ये भी बताओ जी, इसमें कितना समय लग जाएगा और कब तक ये जिसने चाहिए होगा उनके पास कब तक उपलब्ध करवा सकते हो इस चीज ने? ये जी आप ये मान के चलो जून तक आ जाएगा जी। कोशिश रहेगी जून से भी पहले ही आ जाए। और किसी को चाहिए तो हम उन्हें बिल्कुल मुफ्त में दे सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इन चीजों का कोई व्यापार नहीं होता जी, कोई बेचने की चीज नहीं होती। अगर कोई हमसे जगदीश जी की पुस्तक लेगा तो उनका कोई प्रेमी होगा जो उसे पढ़ेगा। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसे निःशुल्क दे दूंगा। अच्छा, हाँ जी। तो वर्तमान में तो पुस्तक अभी घर पर है नहीं, अगर कोई आप फिलहाल मांगे है तो? फिलहाल के लिए है मेरे पास 2-3 पुस्तक बची हुई हैं अभी, और 50 के करीब पुस्तक थी। वो ऐसे ही जो उनके जगदीश जी के प्रेमी थे या कुछ भजन गाने वाले जो रागनी कलाकार हैं उनको दे दी मैंने। अच्छा, तो ये ठीक है, आपने यहाँ ले ली बात ये। इस पर मैं आने वाला था। ये आपने किन किन ये जो कलाकार बंधु हैं किन किन के पास पहुंचा दी और कितना उस पर काम हुआ है आपके भेजने के बाद, और कब से आप इस पर प्रयासरत हो? 2 साल पहले मैंने इस चीज की शुरुआत करी थी। मैंने देखा यूट्यूब पर जगदीश जी की रागनियां सर्च करके कुछ चुनिंदा कलाकारों ने ही उनकी कुछ रागनियां गा रखी थी। जब मैंने रागनी गाने वालों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी रागनियां अच्छी लगती हैं और कुछ रागनियां गाई भी हैं, लेकिन उनका जो साहित्य है वो हमारे पास नहीं है जहां से हम याद कर सकें, रागनियों को देख सकें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें जगदीश जी की साहित्य प्रदान करो तो हम आगे कुछ गा सकते हैं। तो मैंने लगभग हरियाणा के जितने भी रागनी जगत में गढ़वा बेंजू के कलाकार हैं सभी को मैंने लगभग सभी को जगदीश जी का साहित्य प्रदान किया है। इसमें बाली शर्मा जी हैं, नरेंद्र डांगी जी हैं, और राजेश हैं थुराना से, विकास है निडाना से, जनक राज है बापोड़ा से, भाई रामकेश है जीवनपुर से। आप ये कह सकते हो लगभग सभी कलाकारों को मैं जगदीश जी का साहित्य दिया हूँ। अच्छा। और उन देने के बाद उन्होंने बहुत सारी रागनियां याद करके जगदीश जी की गाई हैं। इसके लिए वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, आपने जब ये पुस्तक दी है मतलब कोविड के टाइम पे दी है आपने या उसके बाद? कोविड के टाइम कह सकते हो आप, उसके बाद उस टाइम। तो आपने कितना फर्क देखा है पहले में? रुक जा बेटा। पहले में और ये फर्क देखा जी, पहले कलाकार फरमाइश पे जगदीश की रागनी गाते थे। जैसे किसी जगदीश जी के प्रेमी ने कह दिया कि एक जगदीश जी की रागनी सुना दो तो सुना देते थे। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज हर कलाकार जगदीश जी की कुछ उनकी फेमस रागनियां हैं, जैसे सो का जोड़, सुख थोड़े दुगने जगत में, ये रागनियां तो गाते थे। अब कलाकार उनके किस्सों की रागनियां भी गाने लगे। अच्छा, मतलब ये पहुंच रही है आम जनमानस तक। हाँ जी, क्योंकि जगदीश जी की रागनियां फिल्मी तर्जों पे बहुत ज्यादा फिट होती हैं। और जगदीश जी ने बहुत सारी रागनियां फिल्मी तर्जों पे ही बनाई थी। हाँ। बाकायदा जैसे रागनी लिखी है ना, रागनी के ऊपर फिल्म की तर्ज भी लिखी हुई है कि आप ये इसको इस तर्ज पे फिट करके गा सकते हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने फिल्मी तर्जा पे पहले सेट कर रखी थी। हाँ जी। और वो अब जो पुस्तक आ रही है जी, हाँ जी, उसमें भी वो बात लिख रखी है? हाँ जी, उसमें भी बाकायदा जैसे रागनी है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इस तर्ज के ऊपर रागनी है। अच्छा, जैसे एक तो ये होता है कि पहले रागनी बनी हुई है उसको आप किसी फिल्मी तर्ज पे सेट करो,
जगदीश जी ने फिल्मी तर्ज को ध्यान में रखते हुए रागनियां बनाई। खोलो जी। हाँ जी। उन्होंने फिल्मी तर्ज, पहले जैसे जगदीश जी ने कोई फिल्मी तर्ज सुन ली, वो तर्ज सुन के उन्होंने रागनी बनाई। एक तो होता है कि आप पहले रागनी है उस पर कोई तर्ज सेट करो, लेकिन जगदीश जी की रागनी 100 की 100 फिल्मी तर्जों पे सेट हुई मिलेंगी, पुराने फिल्मी तर्जों पे एज इट इज, बिल्कुल ऐसी की ऐसी, पूरे बोल उसमें, पूरी कली। अच्छा, एक चीज और है। हाँ जी। कई सारे कवियां की जो पुस्तक आई है, हाँ जी, इसमें एक चीज खास देखी गई है। हाँ जी। उसमें बिना वार्ता के किस्सा तो लिख दिया कौन सा है, हाँ जी। और उसके बाद एक एक करके वो रागनी डालते चले गए। जवाब फलाने का, जवाब रानी का, जवाब राजा का, जवाब मंत्री का, वो इतना ही लिख कर काम चला दे हैं। हाँ जी। इसमें आपने वार्ता भी दी है पूरी। जो पुस्तक है जी जगदीश जी की, उसमें पहले 3-4 पेज पे बाकायदा वो पूरा किस्सा लिखा हुआ है। जैसे कहानी होती है ना, कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उसका एक बेटा था, उसका एक महल था, वो वहां राज करता था। ऐसे ही 3-4 पेज में पहले वो पूरी किस्सा लिखा हुआ है। उसके बाद रागनी जहां से शुरू होती है, रागनी के ऊपर 2-3 लाइनों की वार्ता भी लिखी हुई है कि अब राजा वहां पहुंच गए, अब रानी को वहां रोते हुए देखा तो दोनों के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। ऐसे हर रागनी के ऊपर वार्ता दी गई है। ये नहीं है कि बस क्रमांक लिखा 1, 2, 3 और रागनियां डाल दी। हर रागनी के साथ वार्ता मिलेगी। ये मतलब सहायता करेगा अगर किसी ने किसी किस्से की बीच में से ठानी है। हाँ जी। बिना संदर्भ के अगर वो उठाओगा तो उसके है कलाकार का भी समझ में नहीं आएगी और सुनने वाले को तो समझ आएगी नहीं। बिल्कुल। तो वार्ता के साथ अगर वो दिया जाएगा तो उसका संदर्भ भी सही जाएगा और वो बात भी अगले के समझ में आ जाएगी, भाई क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये अच्छी बात है। हाँ जी। तो अभी मुझे एक चीज और बताओ जी। आप बता रहे हो कि 2-2.5 साल से आप इस पर काम कर रहे हो। हाँ जी। तो आपने इम्पैक्ट भी इसका देखा। हाँ जी। और अभी कुछ दिन में पुस्तक का भी बता रहे हो, 3रा संस्करण आ जाएगा जो कि एक कंपाइल करी हुई होगी। हाँ जी। जिसमें उपदेशक भजन भी होंगे और किस्से भी होंगे सारे जी। तो यह चीज करने के बाद हाँ जी, आगे की तो क्या प्रस्तावना है, इसको किस रूप में ले जाना चाह रहे हो, और इसकी जो प्रेरणा है वो उसका सोर्स क्या है आपके लिए? जी देखो, जगदीश जी की जो जयंती और जो पुण्यतिथि होती है उनमें हम आगे प्रयास करेंगे कि उस पर कोई उनके नाम से प्रोग्राम करवाया जाए। ये आखिरी बार कब हुआ था जी? क्योंकि बीच में जहां तक मेरी जानकारी है 1-2 बार ही करके उसके बाद यो कार्यक्रम बंद हो गया था। ये बंद हो गया था जी। सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रोग्राम इसलिए नहीं हुए, जो इनके शिष्य थे वो एक पेशेवर गाने वाले नहीं थे। जो जगदीश जी के ज्यादातर शिष्य थे वो ऐसे शौकिया रूप में गाने वाले थे, जैसे बैठकों में गाने वाले हो गए। कोई ऐसे पेशेवर दंगली कलाकार जगदीश जी के चेले नहीं थे। इस वजह से उनके प्रोग्राम कम हुए, और कुछ जो उनके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा बाद में वो बिजनेस का हो गया, वो इस लाइन में नहीं रहे। ये भी सबसे बड़ी वजह रही कि उनके प्रोग्राम ज्यादा नहीं हो पाए। उनकी जयंती पे 2-3 बार प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छे हुए, लेकिन उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो गए। आप इसे परिवार में समय का अभाव लगा सकते हो, या जो उनके शिष्य थे उनके पास भी इतना समय नहीं रहा होगा कि वो प्रोग्राम कर सके। लेकिन अब हमारा मन है कि हर साल उनकी जयंती पर उनके नाम से एक प्रोग्राम हो, और अब की बार हम जून में पूरा प्रयास करेंगे कि उनके नाम से एक प्रोग्राम हो। अच्छा जी, चलो ये बड़ी अच्छी बात है और इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी जी। तो परिवार की जैसे आपने बात करी, हाँ जी, तो बीच में किन्हीं कारणों की वजह से हाँ जी वो नहीं कर पाए इसमें जी। और मेन तो देखो परिवार का ही है, अगर जी अगर परिवार आगे खड़ा है तो फिर शेष समाज उसमें जी आगे हिस्सा लेगा जी। नहीं तो कल न कोई आपने भी कैसे कहा कि भाई आपका कोई लालच होगा इसके पीछे। बिल्कुल, क्योंकि आप उस इमीडिएट फैमिली से नहीं आते हो जी, हम रिश्तेदार हैं जी जगदीश जी के। तो कल न कोई आपने भी न्यू कह देगा कि भाई आपका कोई स्वार्थ है जो आप यो काम कर रहे हो। अगर परिवार खड़ा है तो फिर ना तो कोई आपके ऊपर उंगली उठा सकेगा और ना कोई और इधर उधर की बात कहेगा। सही बात है जी। तो आज परिवार का कहाँ स्टैंड है?
आज परिवार का पूरा स्टैंड है जी, वो सहयोग कर रहे हैं पूरा, पुस्तकें छपवाने में सहयोग कर रहे हैं पूरा। और कोई प्रोग्राम की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ अब कोई प्रोग्राम करवा सकते हैं। अच्छा। अब उनको लग रहा है कि जो जगदीश जी का साहित्य था वो कोई साधारण साहित्य नहीं था, उसका आगे प्रचार प्रसार किया जाना बहुत आवश्यक है। अब जगदीश जी के जो पुत्र हैं दोनों, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब वो अपना समय निकाल रहे हैं जगदीश जी के प्रचार प्रसार के लिए, उनके साहित्य के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, हरेक कवि के नाम से तकरीबन हरेक कवि की बन रही है। हाँ जी। समिति का भी गठन हो रहा है। समिति का भी गठन हो रखा है जी। तो ये पंडित जी जगदीश चंद्र जी के नाम से भी कोई समिति का गठन हो रहा है? हाँ जी, पंडित जगदीश चंद्र जी के नाम से समिति है, लेकिन वो बताया ना आपको, जिस तरह प्रोग्राम नहीं हो पाए इसी तरह वो समिति का भी अस्तित्व खत्म हो गया धीरे धीरे। क्योंकि कुछ जो समिति में लोग थे वो सुरुख सिधार गए, कुछ लोग थे वो अपनी नौकरी की वजह से टाइम नहीं दे पाए, तो समिति भी एक तरह से आप खंडित हो गई जी। हाँ। ये आगे नहीं चल पाई। अच्छा, तो ये फिलहाल जो पुरानी समिति बनी थी, हाँ जी, उसमें कितने मेंबर हैं जो जीवित हैं? उसमें हैं जी 10 के करीब मेंबर हैं अभी। अच्छा, जो जीवित हैं और जो प्रयास कर रहे हैं वो अपनी तरफ से। इनिशियली कितने थे जी? इसमें थे जी 20 के करीब थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें जो पंडजिया का जो इमीडिएट फैमिली है, हाँ जी, उसमें से कितने मेंबर थे? उसमें से 4 मेंबर थे जी। अच्छा जी। वो चारों अभी श्याम धाम है? हाँ जी, श्याम। अच्छा। और बाकी इस परिवार में जहाँ आज हम बैठे हैं, हाँ जी, यहाँ से कितने मेंबर थे उसमें? 4 इस परिवार से थे जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये परिवार तो खैर प्रयासरत है। हाँ जी। भले ही मतलब बीच में प्रोग्राम नहीं भी हुए हैं। हाँ जी। तो भी यहाँ तो कुछ ना कुछ चलता रहा है पंडितों को लेके। हाँ जी। और अब आगे की आप बोल रहे हो कि प्रस्तावना रखी जा चुकी है। हाँ जी। पहले पुस्तक आ जाएगी और उसके पुस्तक किससे पहले आ जाएगी ना? पुस्तक पहले आ जाएगी जी प्रोग्राम से। तो कुछ विशेष आपने सोच रखा है कार्यक्रम करेंगे तो इसमें किस प्रकार से करना है? कार्यक्रम सोच रखा है जी, पिछले साल भी सोचा था, पिछले साल भी नहीं हो पाया कि एक दिन का प्रोग्राम हो, जगदीश जी की बातों का प्रोग्राम हो। और मेरी इच्छा है, मैंने जिन जिन कलाकारों को जगदीश जी की पुस्तक दी है सभी को मैं आमंत्रित करूंगा और प्रोग्राम में बुलाऊंगा सभी को। अच्छा जी। तो मतलब इसको लेकर अभी किसी कलाकार से आपकी बात हुई है या फिर आगे करोगे? पीछे मेरी हुई थी 2-3 कलाकारों से बात। वो कह रहे थे हमें बड़ी खुशी होगी और जब भी आप प्रोग्राम करोगे हम आपके फोन से आ जाएंगे। कोई जगह भी निर्धारित है जी कार्यक्रम की? जगह तो जी यही गांव बुआना में ही करेंगे जी, प्रोग्राम करेंगे तो। अच्छा। हाँ जी। चलो, और एक चीज और है जी। हाँ जी। कई सारे कवियों का देखा भी है मैंने। हाँ जी। गांव का जो प्रवेश द्वार है, हाँ जी, उसमें कईया की तो फोटो लगा रखी है। हाँ जी। कईया की प्रतिमा बना रखी है। हाँ जी, समझ गया। तो आचरण में भी कुछ इस प्रकार का सोचा है या आपके दिमाग में आई है या कभी पंडित जी की जो इमीडिएट फैमिली है उन्होंने बोला हो इस प्रकार से भाई हम ऐसा कुछ करना चाह रहे? अभी तक तो ऐसे जैसे एचरा गांव में ऐसा कोई उनका स्वागत द्वार या कोई प्रतिमा उनकी स्थापित नहीं है। और उनका जो परिवार है वो काफी सालों से एचरा गांव से बाहर ही रह रहा है, तो उनका भी कमी जाना होता है। वो आपने एक बात कही थी ना पहले, अगर परिवार साथ खड़ा होता है तो सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसा तो अभी तक कोई वो नहीं है उनका, मतलब ये विचार नहीं आया है? नहीं आया है। अच्छा, आप चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनके नाम से गांव में कोई स्थल हो जहाँ उनकी प्रतिमा हो या कोई स्वागत द्वार हो उनके नाम से। या कोई गांव में ऐसा मतलब सार्वजनिक स्थल पर पार्क जैसा बना दिया। हाँ, उनकी स्मृति से, ताकि उनका नाम याद रहे लोगों को। तो सचिन भाई, हर एक आदमी प्रयास कर रहा है, जो समितियां बन रही हैं कवियां की या कवि परिवार हैं, सभी अपने समय अनुसार उस पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में एक और भी बड़ी मतलब विचित्र बात है कि छाप काटन का प्रचलन जो कि काफी पुराना है और आज भी लोग इसने समझ नहीं रहे हैं।
तो पंडित जगदीश चंद्र जी की भी कुछ ऐसी रचना है जो आपके आगे आई हो, जिनकी छाप कटी हो? पंडित जगदीश चंद्र जी के समय भी ये काम होते थे, छाप कटने वाले। उन्होंने ये अपनी एक रागनी में बताया भी है कि जय कोई संख्या रह जा मन में भेद अगर तू जाना चाहे, एक साफा और 100 का नोट गुरुवती राम की भेंट चढ़ावे, पग पग पे प्रमाण में लगा बेद अगर तू जाना चाहे, छाप काट जगदीश चंद्र की सैम कदे कोई धोखा खावे, या जात ब्राह्मण गोड़ से चला गया गांव में चराइए, ये असली शो का जोड़ है, ये सुन दिया। असली शो का जोड़ है, तू ध्यान उरे न लाइए। ये ऐसा नहीं है भाई साहब, ये छाप काटने का प्रचलन अभी से है, ये बहुत पहले से चला हुआ है। ठीक है। और जगदीश चंद्र जी की रागनियां की भी छाप कटी है, बहुत सारी रागनियों की छाप कटी है। और जब उनकी रागनियों की छाप कटी, जिस कलाकार ने छाप काटी वो जगदीश चंद्र जी के बहुत करीब भी रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का हुआ कि जगदीश चंद्र जी के इतने करीबी, जगदीश चंद्र जी को अपने गुरु के समान मानने वाले, वही जगदीश जी की छाप काट रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये रागनियां जगदीश जी की हैं और वो किसी अन्य कवि की छाप से गा रहे हैं। और जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, माफी मांग लेते हैं, फिर इसी चीज को बार बार वो दोहरा रहे हैं। तो आप इसमें किसी कमेटी का या किसी कवि परिवार को दोष नहीं दे सकते, इसमें दोष सिर्फ कलाकार का है। आप कलाकार का कोई निजी स्वार्थ मानो, पैसे का स्वार्थ मानो, वो क्यों छाप काट के गा रहा है, ये समझ में बात नहीं आती। अब कोई कमेटी या कोई परिवार, कवि परिवार तो कहेगा नहीं किसी को कि आप उस कवि की छाप काट के हमारे कवि की लगा दो। ये तो कलाकारों की मंशा रहती है कि एक कवि की छाप काट के दूसरे कवि की छाप लगा दी। तो इनको आपने संपर्क कराया है उन आदमियों से? मैंने संपर्क किया, जिन कलाकारों ने छाप काटी उनमें से कुछ कलाकारों ने अपनी गलती मानी और उस चीज को सुधार भी दिया। देखो भाई साहब, दो बात है, एक तो होती है अनजाने में कि मुझे किसी बात का पता नहीं और मैं वो गलती कर रहा हूँ। अगर आप मुझे उस चीज को सही बताओ कि ना भाई तू यह चीज गलत कर रहा है, अगर मैं पता लग जाए फिर भी गलत कर रहा हूँ, वो तो है मेरी गलती। और मैंने एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, मुझे उसकी सच्चाई का पता लगा, मैंने उसमें सुधार कर लिया, फर्क हो गया ना दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह कुछ कलाकारों ने ऐसी जो जगदीश जी की छाप काटी थी, गलती में ही, अनजाने में लगा, उन्होंने उस चीज में सुधार किया और अब उसको वो सही छाप से गा रहे हैं। चलो, वो साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल जी। और कुछ कलाकार हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, आज भी कर रहे हैं, आज भी है। एक ही कलाकार है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा। एक कलाकार है, वो अभी भी ऐसी हरकतें कर देता है। आपने संपर्क किया है? मैंने संपर्क करा है उनसे। हमारा बहुत करीबी है वो, जगदीश जी का भी बहुत करीबी है, लेकिन फिर भी वो छाप काट देता है अभी जगदीश जी की रागनियों की। उसको बहुत बार कहा है, अब पहले से फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी गुस्ताखी कर देता वो। हाँ, चोरी छिपे कर ले। हाँ जी, जहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, बैठक के प्रोग्राम हो, वो जगदीश जी की रागनियों को बड़ी आसानी से उनकी छाप काट देता है। 1-2 नहीं, 4-5 रागनियों की एक ही किस्से से छाप काट देता है वो, और दूसरे कवि की छाप से गा देता है। क्या संदेश है फिर उनके लिए? उनके लिए ये समझ में नहीं आ रहा है वो किस लोभ में ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर उनकी अपनी मंशा होगी। आप क्या संदेश तो यही है जी, देखो, एक होता है आराम से आदमी समझ जाए, नहीं तो फिर रास्ते दूसरे भी हैं जी अपने पास, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब प्यार प्रेम की भाषा से उनको बहुत समझा लिया, अब उनको कहेंगे जी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं हम, क्योंकि गलत है ना जी, किसी दूसरे की मेहनत, उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी, मेहनत करी, आप 10 सेकंड में उसकी छाप को बदल के दूसरे कवि की छाप गा रहे हो। तो कुल मिला के एक चीज तो है, कवि अछूता नहीं है जिसकी छाप नहीं कट रही हो, और सब कवियों ही कटी है जी। हाँ, तो ये नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी दोनों तरीके से गलत है जी। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो समाज भी इसके लिए सजग होगा तो शायद, और अब पुस्तक रूप में आ जाएगी ना ये चीजें, आम जनमानस तक पहुंच जाएगी। समाज भी काफी सजग है जी, अब ऐसी बात नहीं है, लोगों को भी पता है
कौन सी रागनी किस कवि की है? नहीं, पंडित जी का तो जैसे साहित्य है वो आम पंडित जी जनमानस का तक इतना नहीं साहित्य पहुंच रहा है। आम जनमानस तक इतना नहीं पहुंच पाया, हाँ, वही पुस्तक रूप में आने के बाद प्रचार वो प्रसार का उसकी नहीं भी हो पाया। जानकारी हो जाएगी। वही बात है जी, जब लोग जो पहली बार लोग सुन रहे हैं किसी चीज को, हम्म, तो उसके बारे में तो क्या बताएंगे। ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसमें आपका मोबाइल नंबर डाल दूंगा। ठीक है जी। अगर कोई पुस्तक लेना चाह रहा है हाँ जी, तो वो उसके लिए संपर्क कर सके है आपसे, हाँ जी, वो पुस्तक उनको उपलब्ध करवा दी जाओगी। बिल्कुल उपलब्ध कराई जाएगी जो, और बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो क्योंकि कोई कलाकार बंधु है चाहे कोई हाँ और जी, भी। क्योंकि मैं नहीं समझता जी इन चीजों के कोई दाम होते हैं, कोई पैसा होता है। अब किताब ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए की होगी, लेकिन जो भी किताब पढ़ेगा कोई अपना जानकार, अपना प्रेमी पढ़ेगा। मुझे लगता नहीं जो इन साहित्य प्रेमी है उससे पैसे लेने चाहिए। ठीक बात। और भी जो हमारा हरियाणवी कल्चर है इसमें आप कहीं भूमिका निभा रहे हो? देखो, अगर आप एक ही कवि को पढ़ोगे ना, तो आप उसी को सर्वोत्तम मानोगे। अगर मैं सिर्फ पंडित जगदीश जी को ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने उन्हीं को पढ़ा है, तो उनसे बड़ा कोई मेरे लिए है ही नहीं। मैंने सभी कवियों को पढ़ा है, जितने भी कवि हुए सभी कवियों की पुस्तकें मेरे पास है। मैंने पंडित लक्ष्मीचंद जी को बहुत गहराई से पढ़ा है, पंडित मांगेराम जी को समझा है मैंने बहुत अच्छे से, शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी के बारे में पढ़ा है, उनकी कविताएं वीर रस की हैं, बाजे भगत को पढ़ा है। जब आप सभी को पढ़ोगे ना, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस कवि की कविताएं किस स्तर की है, क्योंकि आप निर्णय तभी दे सकते हो ना तब आपकी 3-4 चीजों को आप पढ़ लोगे। अगर आप सिर्फ एक को ही पढ़ोगे तो आपके लिए एक ही बेस्ट है। अगर आप बहुत सारी कवियों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वीर रस में कौन आगे है, श्रृंगार रस में कौन आगे है, भक्ति रस में कौन आगे है। मैंने लगभग सभी कवियों की लगभग सारी रचनाएं पढ़ी, और अभी तो जैसे नौकरी करते हैं तो इतना ध्यान नहीं है, पहले तो मुझे बहुत सारी रचनाएं याद भी थी। अच्छा, मतलब ये सारे कवियां की? हाँ जी, सारे कवियों की। अच्छा, जैसे पंडित मांगेराम जी के, पंडित लक्ष्मीचंद जी के 5-6 किस्से मेरे को याद थे, पूरे 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 पूरे। अच्छा, जैसे सेठ ताराचंद हो गया, पंडित लक्ष्मीचंद जी का नर दमयंती हो गया। ताराचंद का तो बहुत बड़ा किस्सा है, पूरा याद ऊपर कर हो गया जी, क्योंकि अच्छा। मैंने सतपीर मास्टर जी को सुना है, जो मैंने सतपीर मास्टर जी से सुन लिया वो मेरे को याद हो गया। अच्छा, और मुझे मास्टर जी की गायकी में ऐसा आनंद आता है अभी भी, उनकी मैं एक रागनी अगर 10 बार भी सुन लूं तो मैं बोर नहीं होगा, लगातार सुन सकता हूँ। जैसे पूर्णमल का किस्सा है, मैंने मास्टर जी की आवाज में बहुत बार सुना, अभी भी सुनता हूँ, मेरे को सुन के याद हुए। अच्छा, पढ़ के याद नहीं करे आपने? पढ़े भी हैं, जैसे कुछ शब्द हैं गायकी में, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते। हाँ, वो फिर भी करते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं ना तो समझ में आ जाते हैं। और पंडित मांगेराम जी की जो शब्दावली है वो तो बहुत ठेठ देसी है, बहुत जल्दी याद हो जाती है, सरल है। जैसे पिंगला भरतरी का किस्सा है, उत्तानपात का किस्सा है, कृष्ण जन्म का किस्सा है, रुक्मण का ब्याह है, ये बात नवरत्न का किस्सा है। ये बातें अच्छी लगती है, आप इनको जितनी बार सुनोगे उतनी बार ही दोबारा सुनने का मन करेगा। अब जैसे हरियाणवी गाने हैं या हिंदी गाने हैं, आप किसी गाने को 3-4 बार सुन लो, आप 5वें बार उस गाने को नहीं सुनोगे, बोर हो जाओगे। लेकिन रागनियां हमारी ऐसी हैं, ऐसी इनकी शब्दावली है, आप इनको कितनी बार सुन लो, हर बार सुनने में मजा आएगा। अरे एक चीज और भी है, उम्र के जिस पड़ाव में आप इसको पढ़ रहे हो, हाँ जी, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो उस पड़ाव में उसका अनुभव भी अलग होगा। बिल्कुल जी, उस भाव को आप महसूस भी कर सकते हो। और रागनियों की खास बात यही है कि इसमें हर शब्द, हर लाइन को आप अपने अंदर एक भाव कर सकते हो कि यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है। उसका आंकलन आप खुद से भी कर सकते हो कि यहाँ कवि का क्या भाव रहा होगा, उसने किस सोच में बैठ के ये रागनी बनाई होगी, ये सब क्या सोच के लिखा होगा। क्योंकि जो हरियाणवी गाने हैं और जो हिंदी गाने हैं, ये गाने गा दिए, डीजे सॉन्ग आ गई, इनका कोई भाव, कोई मतलब नहीं होता, ये आपके मनोरंजन के लिए होते हैं। लेकिन रागनियों में हमें ज्ञान की बात भी मिलती है। हाँ, कविता में और उसमें फर्क है जी। हाँ, ये तो दिन रात का अंतर है इसमें। हाँ जी, तो ये तो होगी आपकी इस यात्रा का जो सार था। हाँ जी, कभी कुछ
कलमबद्ध करने का भी विचार आया है जी, या कुछ करया हुआ अभी तक आपने? नहीं जी, मैं जी एक सुनने का शौकीन हूँ जी। अच्छा। ना मुझे कोई गाना आता है, हम्म। ना मुझे कोई लिखने का वो आदत है, ना शौक है। हम्म। मैं सुनने का तगड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, तो अभी एक एमएनसी में आप शायद नौकरी कर रहे हो, जहां हाँ तक जी, मेरी जानकारी है, हाँ जी, गुड़गांव में। हाँ जी, इसके अलावा हाँ जी, और भारतीय जो सभ्यता है, हाँ जी। इसमें और भी कुछ काम आप कर रहे हो या करने की आपकी इच्छा है, इसको मतलब पुनरुत्थान के लिए? इच्छाएं तो बहुत सारी हैं जी, बहुत सारा काम किया भी है पहले। जैसे? जैसे पहले खुद का काम था, अपना बिजनेस था, हम्म। वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसमें आयुर्वेद में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। हम्म। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का, औषधियों का भी बहुत काम किया। ये तो खैर इस परिवार की एमएसपी है। हाँ जी, ये मेरे दादाजी बहुत अपने इलाके के बहुत माने हुए वैद्य थे। हम्म। उनसे भी मैं बहुत प्रभावित था। हम्म। लेकिन ये है कि एक आदमी एक ही काम को अगर पेशेवर रूप से करेगा, उसी में सफल हो पाएगा। हम्म। तो मेरे लिए बहुत सारे काम थे, तो मैंने सभी कामों को छोड़कर अभी मैं एक ही काम पे फोकस कर रहा हूँ अभी। नहीं, आज तो खैर जो जीवन है ना जी, इसमें जीविका क्योंकि वैसे भी बड़ा मुश्किल है। महंगाई बहुत हो गई जी। एक आदमी, वो कहते हैं कि एक नौकरी से खर्च नहीं चलता। हम्म। लेकिन एक मैं सोच रहा हूँ कि एक नौकरी कोई अपना बेस्ट दूं, उसमें हम्म। अपना बेस्ट कर पाऊँ। हम्म। क्योंकि कई काम करते हैं तो ध्यान उधर उधर रहता है। तो ये जैसे आयुर्वेद का आपने बोला है ना, हाँ जी, ये भारतीय सभ्यता है, हाँ जी। इस विषय में मैं रसवाल था वैसे तो। हम्म। तो इसको लेके कुछ कर रहे हो आप अभी? अभी तो नहीं कर रहे हैं जी। अभी तो आप ये मान लो, मैं इस चीज को बंद कर चुका हूँ। हम्म। क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा चाहिए। हम्म। क्योंकि इस समय का मेरे पास अभी बहुत अभाव है। मैंने 3 साल औषधियों का कार्य किया, हम्म। लेकिन अभी मैं ये काम नहीं कर रहा आगे है इच्छा, अगर समय मिलेगा तो? हूँ। बिल्कुल इच्छा है जी। हम्म। इसके लिए मैंने स्पेशल अपने खेतों में, मेरे दादाजी पंडित हुकमचंद शर्मा जी वो आयुर्वेदिक वैद्य थे। हम्म। उनका सपना था कि उनका एक औषधालय हो। तो जब वो जीवित थे तभी मैंने उनकी इच्छा को रखते हुए अपने खेतों में एक औषधालय बनवाया। अच्छा। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि जब तक औषधालय पूरा हुआ, मेरे दादाजी सुरक्षित हार चुके थे। हम्म। अब मेरी इच्छा है कि मैं आगे उनके नाम से आयुर्वेदिक औषधालय चलाऊं। हम्म। पूरी एक एज ए हॉस्पिटल टाइप मेरे खेत में मैंने मेरे दादाजी की याद में बनवाया हुआ है। हम्म। लेकिन उसमें वो भी आयुर्वेद का काम नहीं चल सका। हम्म। क्योंकि मेरे जो काम है वो अब अलग फील्ड का हो गया है। मैं इसमें कम समय दे पा रहा हूँ। मतलब महल तो तैयार है, बस उसमें शिफ्ट होना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कैसे जी। कहना ये बात? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो जी। चलो, ये बड़ा अच्छा रहा जी। हम्म। और आपकी वाणी ये बड़ा दूर तक जावे। तो आज का जो युवा है, हाँ जी। उसके लिए कोई संदेश देना चाह रहे हो? संदेश क्योंकि तो ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने जब आपसे बात करनी शुरू करी थी, सबसे पहले ये बोला था कि भाई हमारे युवा साथी हैं, छोटे भाई हमारे सचिन भारद्वाज जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और युवा शक्ति जब किसी काम को धार ले ना, उसमें एक अलग एनर्जी है जी। वो जो युवा काम कर देगा वो बुजुर्ग नहीं कर सकता, ये तो सत्य है। हाँ जी। और किसी भी संगठन में युवा शक्ति जितनी होगी, उसकी जो ग्रोथ है उतनी जल्दी होगी और वो मतलब जल्दी आम लोगों तक पहुंच भी पाओगा। काम करने का उनका तरीका भी अलग है। पहले की जो सोच थी, विचारधारा थी, वो अलग है। आज सोशल मीडिया का भी जमाना है, आप सेकंड में अपनी बात कहीं से कहीं तक पहुंचा सको। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश है हमारे भारतीय सभ्यता और स्पेशली जो हरियाणा का अपना कल्चर है, इसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में देखो जी, हम रागनियों को सुनते हैं। आप रागनियों को सुनोगे ना, हर रागनी से एक सीख मिलेगी, एक अच्छे विचार मिलेंगे। रागनियों का प्रचलन युवा पीढ़ी में कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो डीजे सॉन्ग आ गए हैं, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान रहता है। आप इसी चीज का उपयोग अच्छी जगह भी कर सकते हो। जैसे
भाई साहब हैं प्रवीण पावटी जी, उन्होंने सभी कवियों का एक जो साहित्य था उसका एक ऐप बना दिया है। अब जैसे रागनी है, अब कोई पुस्तक कोई मेरी उम्र का युवा है, वो अब ये तो है नहीं कि रागनियों की पुस्तक हाथ में उठा के ही उसको याद करेगा। अब मान लो कोई मुंबई में नौकरी कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है वो पुस्तक पढ़ सके, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, वो इंटरनेट से ऐप डाउनलोड करके उन्हीं रागनियों को सुन सकता है, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। हाँ जी। और यूट्यूब पे जैसे जिस भी आप कवि को, जिस भी आप कलाकार की आवाज में सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करो, सभी को सुना जा सकता है। अब ये देखो ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया की अगर बुराई है, उसमें अश्लील चीजें आती हैं, गलत चीजें आती हैं, लोग गलत चीजें देख के सीखते हैं, तो अच्छी चीजें भी तो बहुत सारी हैं, उनको देख के सीख सकते हैं। आप अच्छे विचार सुनिए, अच्छे लोगों के विचार सुनिए। ठीक है, तो ये तो हो गया संदेश। आपका जो सर्कल रहा है, हाँ जी, गांव में फ्रेंड सर्कल होगा, एक जो आप एनसीआर में रह रहे हो, अपना नौकरी के आपके साथी हैं, वहां का एक सर्कल हो गया। इतना तो दोनों के विचारधारा में गैप आप देख रहे हो, और क्या है वो विचारधारा? देखो जी, जो गांव का माहौल है और शहर का माहौल है, इसमें दिन रात का अंतर है। एक तो होता है कि गांव का बच्चा गांव से जाके शहर में रहे, ठीक है, और एक होता है कि शहर में पले बड़े लोग। जैसे मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहां पे शहरी इलाका है बहुत, जो वहां पे मेरा फ्रेंड सर्कल या मेरे जो साथ काम करते हैं वो शहरी लोग हैं। वो गांव की बातों को, संस्कारों को, सभ्यता को वो इतना नहीं मानते। शिक्षा तो है उनके पास, लेकिन संस्कार नहीं है। अब मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें गांव का पता ही नहीं कि गांव में लोग कैसे रहते होंगे, गांव की क्या दिनचर्या होगी। वो सोचते हैं गांव में अनपढ़ लोग रहते हैं, खेती करते हैं, अपना पेट भरते हैं और ऐसे ही गुजारा करते हैं। उनको ये नहीं पता कि गांव भी आजकल बहुत मॉडर्न और शिक्षित हो चुके हैं। और जो गांव का जो मेरा सर्कल रहा है, वो हर चीज को हर पहलू से समझते हैं। अब जैसे कोई आपके दोस्त हैं, आपके साथ रहे हैं, वो अगर आप कभी आप ऐसे दुखी परेशान हो गए, अगर आप उनको बताओगे भी नहीं, तो वो आपको समझ जाएंगे कि सुधीर भाई आज आपका मन थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है शहर में ऐसा नहीं है। शहर में आप खुश हो, दुखी हो, हंस रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो काम है, आपको जिससे जो मतलब है, आप किसी के सीनियर हो, जूनियर हो, जो आपसे मतलब है वो आप तक वहीं तक सीमित है। एक भाव से आपसे नहीं जुड़ेगा, आपसे एक काम से जुड़ेगा। और जो गांव का माहौल होता है, वो आपसे भाव से जुड़ते हैं लोग। ये मैंने बहुत फर्क देखा है। तो सचिन भाई, बड़ा अच्छा समय आपने दिया। अंत में मैं बस 2 लाइन और जोड़ के इसको समापन की ओर लेके चलेंगे। अभी पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी के बारे में, उनके लिए जो कार्य ये परिवार कर रहा है या कोई भी व्यक्ति कर रहा है, किसी भी कवि के लिए, आज चूंकि मैं आपसे स्पेशली जो पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी के बारे में चर्चा कर रहा था, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ आपका और इस पूरे परिवार का, जो अपना कीमती समय और पैसा भी इसमें लग रहा है, सारी चीज है, हाँ जी, सब कुछ न्यौछावर कर रहा है एक व्यक्ति विशेष के लिए, उसकी विचारधारा के लिए। तो मेरी भी ये प्रार्थना है, जहां तक भी ये वाणी पहुंच रही है हमारी, आम जनमानस इन सब बातों को गुणे। और एक लोगों में ये बड़ी खास चीज है, आपने भी बोली है, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी विचारधारा या किसी कवि से अगर आप एक बार जुड़ गए हो, किसी पर्टिकुलर से, सबसे नहीं, तो आपने बस वो उसी की बात 100 की 100 लागेंगे, बाकी को आप मतलब ठंडे बस्ते में डाल दोगे। सही बात। ये चीज अच्छी नहीं है समाज में। किसी बगीचे में अगर हम जाकर देखे हैं तो बहुत सारे फूल हैं, ये ऐसा अगर वो सारे फूल उसमें नहीं होंगे तो वो बगीचा नहीं होगा। सारे फूल, वो बागबानी पूरी जब लाग रही होगी तो वो देखेंगे बड़ा रंग बिरंगा, तो वो सुंदर भी लगेगा। बिल्कुल जी, तो सबको सुनो, सबका आदर
मान करो जो भी बिल्कुल समाज जी। को कुछ ना कुछ हर एक कवि दे के गया है, बिल्कुल जी, किसी ने बिल्कुल। किसी रूप में दिया है, किसी ने किसी रूप में दिया है। हाँ जी। तो बस इतना ही बोल के अपनी वाणी ने आज यहाँ विराम दे रहे हैं जी। और सचिन भाई, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो इतना समय आप दे रहे हैं, और आगे भी आपका ये काम जारी रहे, हाँ जी। और हमारा जहाँ सहयोग ज़रूरी हो, हम बस एक कॉल की दूरी पे बैठे हैं। और मैं तो जहाँ आज इस परिवार में के बैठा हूँ, इसको अपना परिवार ही मान रहा हूँ। जो स्नेह बिल्कुल यहाँ जी। मिल रहा है, ये मतलब अभूतपूर्व है, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हम तो भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जो समय-समय पर आप आते हो। एक जैसे सुधीर भाई साहब आए हैं, तो ये नहीं है कि ये हमारे पास सिर्फ़ अपनी वीडियो बनाने आए हैं। ये हमारे से भाव रूप में जुड़े हुए हैं, हम भी इनसे एक भाव से जुड़े हुए हैं। एक तो होता है कि जैसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुधीर भाई साहब वीडियो बनाने आए और चले गए, बाद में कोई वो नहीं। सुधीर भाई साहब के साथ बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे, और ये आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इनके साथ रह के, इनके साथ बात करके, और 2-3 दिन रुकते हैं हमारे पास सुधीर भाई साहब। इनसे बात करके जो इनका व्यवहार है, बड़ा मैत्रीपूर्ण, बड़ा मधुर व्यवहार है इनका। ये गुणियों की महत्ता है जी। हाँ मैं जी। तो इसमें कुछ नहीं मानता, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं मेरे और आपके। बिल्कुल जी। और मैं तो बड़ा गदगद हो जाऊं यहाँ आके। और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके साथ बैठ के मतलब एक अपनापन महसूस हो है, बिल्कुल ऐसी ही जी। जगह पर जाया जाए जी। बैठ के महसूस करें जी, और फिर ज्ञान की, अध्यात्म की चर्चा हो, हम्म साथ में बैठ के, ये बड़ी बात होती है। हम्म तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा जी, हाँ जी। आगे भी मुलाकात होती रहेंगी। बिल्कुल जी। तो अभी के लिए बस अब समापन की ओर फाइनली बढ़े। हाँ जी। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवादी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। और सभी दर्शकों को राम राम, राम राम। सत श्री अकाल।